प्यारे विद्यार्थियों, सभी को जगदीश प्रसाद का नमस्कार। आज हम रीट जो पीछे टेट 2015 के आसपास पेपर हुए थे, उन पेपरों के अंदर हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए थे, जिस टॉपिक से पूछे गए थे और जिस स्टैंडर्ड के पूछे गए थे, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे और उसके आधार पर और बेस बनाते हुए उससे ऊपर का बेस लेकर फिर व्याकरण के जो हिंदी की क्लास हैं वो और हम लगाएंगे। तो आज ये पेपर आपको सॉल्यूशन करवाएंगे, हिंदी वाले प्रश्न जो आए थे टेट के अंदर वो, ताकि आपको पता चल जाए वे किस प्रकार के प्रश्न पेपरों में आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग मतलब इसमें पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द बताना है। किसमें से? एक तो है लिपि, एक नंबर। दो नंबर पर है पढ़ाई, तीन नंबर पर है समझ, और चार नंबर पर है संघर्ष। तो आपको यह बताना है कि इसके अंदर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है, अर्थात पुल्लिंग शब्द है। तो पढ़ाई है, लिपि है, ये स्त्रीलिंग है। और समझ है, ये स्त्रीलिंग है। पढ़ाई है, ये भी हम देख रहे हैं कि स्त्रीलिंग है। लेकिन जो संघर्ष है ये पुल्लिंग है। तो अगर पूछा जाए इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है तो संघर्ष बताना है हमें। ये प्रश्न आप ध्यान रखना। अगर दोबारा रिपीट भी हो सकता है प्रश्न, अगर रिपीट होता है तो इसमें ध्यान रखना लिपि, समझ और पढ़ाई तीनों स्त्रीलिंग है और ये संघर्ष है ये एक पुल्लिंग है। इसी प्रकार से आगे प्रश्न और है, उसको लेकर आते हैं। आगे का प्रश्न ये कहता है इनमें से कौन सा शब्द कारक परसरक के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है। चार शब्द दिए हैं, बालक ए और बी में दे दिया पुस्तकें, पुस्तक, और सी दे दिया दीवार, और डी दे दिया दाल। और पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो परसरग लगने पर या कारक लगने पर ही बहुवचन बनता है, अन्यथा नहीं। तो ये है दीवार है, पुस्तक है, दाल है, बालक है। तो ये बालक शब्द वैसे अपने आप में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या एक वचन और बहुवचन दोनों ही है। जिससे इसके साथ में लिखें बालक आ रहा है, आ रहा है। आ रहा ये क्रिया से स्पष्ट होता है कि ये एक वचन है। इसी को दोबारा लिख देते हैं बालक आ रहे हैं, यहां ये बहुवचन हो गया। तो अर्थात ये जो बालक है ये एक वचन और बहुवचन दोनों ही है। लेकिन अगर दीवार का बहुवचन बनाएंगे ये एक वचन है, और दाल भी एक वचन है, और पुस्तक भी एक वचन है। इसको अगर पुस्तक को बहुवचन बनाएंगे तो इसका लिखा जाएगा पुस्तकें, पुस्तकें। और दाल को अगर बहुवचन बनाना है तो लिखा जाएगा दालें। और दीवार को अगर बहुवचन बनाना है तो लिखा जाएगा दीवारें। लेकिन ये बालक है, इसको जब हम बहुवचन बनाएंगे तो इसका एक तो ये बहुवचन और एक वचन दोनों ही है, और फिर कारकीय रूप लगा करके बहुवचन बनाएंगे तो इसके साथ में लगेगा बालकों। क्या बनेगा?
बालकों, बाल के बना करके बहुवचन नहीं बनेगा, बाल को बन करके बहुवचन बनेगा, तो ये परसर्ग लगा हुआ है। तो ये पूछा गया कौन सा शब्द है जो परसर्ग लगकर बहुवचन बनेगा, तो वो है बालक। बालक, ये आप इस प्रकार का प्रश्न आता है तो इस प्रकार से इसका हल करना है, इस प्रकार से ध्यान रखना। दीवार, दाल, पुस्तक एकवचन है, बालक एकवचन बहुवचन दोनों है, और दूसरा जो बहुवचन बनेगा कारके बहुवचन बनेगा वो परसर्ग लग के बनेगा, तो वो है बालक। इतनी इस बात का ध्यान रखना। ये 2 नंबर प्रश्न था जो इस प्रकार से पूछा गया था टेट के अंदर। आगे तीसरा प्रश्न जो हम लेके आ रहे हैं वो पूछा जा रहा है, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन देखने नहीं पड़ते, इसके अंदर कौन सा काल है। जब एक वाक्य कह करके उसके कारण बता दिया जाता है कि आप मेहनत कर लेते तो फेल नहीं होते, नहीं होते, या तो इस प्रकार का वाक्य आ जाए, प्रश्न आ जाए, वाक्य आ जाए, या इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। इस प्रकार का वाक्य आता है तो उसमें हेतु हेतुमत भूत होता है। उसमें कौन सा काल होता है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये भी एक प्रश्न था, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे का प्रश्न जो लेके आ रहे हैं वो पूछा गया था, उस प्रश्न में ये पूछा गया है, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। हमें क्या बताना है, पुल्लिंग शब्द बताना है, पुल्लिंग शब्द बताना है। शब्द है, 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना है। 4 शब्द है, एक तो है उम्मीद, और ब है आशा, बी है आशा, और सी है बचपन, और डी है बेकारी। तो हमें इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है, तो बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है। उम्मीद है, ये स्त्रीलिंग है। आशा है, ये स्त्री है, स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है। बेकारी है, ये भी स्त्रीलिंग है। लेकिन जो बचपन है ये पुल्लिंग है। हमारे को पुल्लिंग पूछा गया है तो बचपन क्या है, पुल्लिंग है। और बचपन है ये भाववाचक संज्ञा भी है। क्या है, भाववाचक, भाववाचक, ये भी भाववाचक संज्ञा है, ये भी भाववाचक संज्ञा है, आशा भी भाववाचक संज्ञा है, बेकारी भी भाववाचक संज्ञा है। ये चारों भाववाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन ये 3 भाववाचक संज्ञा पे स्त्रीलिंग है। उम्मीद, आशा, बेकारी तीनों ही स्त्रीलिंग भाववाचक संज्ञा है, और बचपन है ये पुल्लिंग भाववाचक संज्ञा है। ये बात आप नोट कर लेना। इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। आगे प्रश्न पूछा गया था हमें टेट के अंदर, आगे ये प्रश्न पूछा गया था कि आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो। आपका जीवन मंगलमय हो, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो जब अगर जिसके अंदर इच्छा व्यक्त की जाती है ना, जिसे आपका जीवन मंगलमय, आप खुश रहो, इस प्रकार की कोई शब्द पूछा जाता है तो वो वाक्य होता है इच्छार्थक, इच्छार्थक वाक्य माना जाता है। किसी में हम किसी को
श्राप देते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो इच्छार्थक शब्द होते हैं। तो इसमें कहा गया है आप जीवन मंगल में आओ, तो ये वाक्य या इस प्रकार के और भी वाक्य आता है तो उसमें इच्छार्थक वाक्य माना जाता है। आगे इसी प्रकार के और भी प्रश्न आए थे हिंदी में से, जो इसका भी ध्यान रखना आप। एक प्रश्न पूछा गया था कि मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, अधिक पढ़ता है। ये एक प्रश्न था, मेरा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इसके अंदर पूछा गया क्या है, इसमें पूछा गया है इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। उद्देश्य का विस्तार पूछा गया है, उद्देश्य का विस्तार पूछा गया था। तो उद्देश्य का विस्तार पूछा गया तो उसमें एक शब्द तो दे दिया निशांत, ए नंबर पर क्या दिया निशांत, और ब पर दिया गया था जासूसी, और स पर दिया गया था सी पर मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई, और डी पर दिया गया था पुस्तकें। तो इसमें पूछा गया कि उद्देश्य का विस्तार, जो ये भाई है ना, मेरा बड़ा भाई निशांत, ये निशांत उद्देश्य है। क्या है, उद्देश्य है, ये निशांत उद्देश्य है। इसके बाद मेरा बड़ा भाई यहां से लेकर के ये यहां तक मेरा बड़ा भाई, ये इस उद्देश्य का विस्तार है। निशांत उद्देश्य है क्योंकि वो उसका भाई है। अब इस निशांत उद्देश्य इसके साथ में कोई कहने वाले व्यक्ति का क्या संबंध है, वो उसका भाई है, बड़ा है, उसका है, उसका है, बड़ा है और भाई है। ये तीनों इस निशांत की बात को स्पष्ट करता है। तो इस प्रकार से निशांत उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार क्या होगा, मेरा बड़ा भाई, इसका आंसर ये सही होगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं, उद्देश्य विधेय भी पूछे जाते हैं, पिछले बार पूछे गए थे। आगे प्रश्न पूछे गए हैं वो उनमें से एक प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है। वाक्य का भेद पूछा गया है, वाक्य के भेद नहीं है, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछे गए हैं। अब चार लिखेंगे हैं, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। एक तो ए नंबर पर ये आया, बी नंबर पर आया विधानार्थक, विधानार्थक, और सी आया है, सी पूछा गया मिश्र, और डी पूछा गया प्रश्नात्मक, प्रश्नात्मक। और इसमें पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर इनमें से भेद नहीं है। तो विस्मयादि बोधक है, ये अर्थ के आधार पर है। किसके आधार पर है, विस्मय का बोध होता है, ये अर्थ के आधार पर है। विधान भी एक अर्थ होता है, उसकी वाक्य का कहने का अर्थ क्या है, तो विधान है, ये भी अर्थ के आधार पर है। और ये प्रश्न किया जाता है, ये भी अर्थ के आधार पर है। ये क्या है, ये भी अर्थ के आधार पर। ए नंबर विस्मयादि बोधक, विधानार्थक बी नंबर बोधक, बी प्रश्नार्थक डी, ये तीनों ही अर्थ के आधार पर है। जबकि मिश्र वाक्य है, ये रचना के आधार पर है। रचना के आधार पर तो सही कौन सा होगा, रचना के आधार पर होगा मिश्र वाक्य।
सरल मिश्र संयुक्त वाक्य होते हैं वो रचना के आधार पर होते हैं, न कि अर्थ के आधार पर। तो इसमें पूछा गया कि अर्थ के आधार पर कौन से नहीं है, तो मिश्र वाक्य है ये नहीं है, क्योंकि ये रचना के आधार पर है। चलिए आगे और भी प्रश्न पूछे गए थे जो आगे हम धीरे धीरे चर्चा में लेते रहेंगे और ले रहे हैं, और भी आपके पेपर करवाए जाएंगे। एक प्रश्न इसके अंदर और भी आया है पीछे, इसमें पूछा गया है कि प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है। प्रश्न पूछा गया है प्रत्यय से निर्मित कौन सा शब्द है। प्रत्यय से निर्मित शब्द पूछा गया है, तो चार शब्द दिए हैं। ए में दिया है धैर्य, और बी में दिया गया है कुछेक, और सी दिया गया है खिलाफ, और डी दिया गया है सामाजिक। सामाजिक सामाजिक नहीं, कोशिश कोशिश। तो देखा जाए तो ये प्रत्यय से निर्मित नहीं है, खिलाफ भी प्रत्यय से निर्मित नहीं है, कोशिश भी प्रत्यय से निर्मित नहीं है। प्रत्यय से निर्मित है धैर्य, क्योंकि धैर्य शब्द बना है धीर प्लस यह प्रत्यय लगने से, और जब यह प्रत्यय लगता है जिसके भी लगता है वो शब्द आधा हो जाता है। तो ये तो हो गया धी का, तो बन गया ध्येय, रह हो गया आधा और यह के ऊपर आ गया, तो यह प्रत्यय लगने में शब्द बना वो यह धैर्य है। खिलाफ, कोशिश और कुछ ये तीनों प्रत्यय से बनने वाले शब्द नहीं है, केवल धैर्य है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये प्यारे विद्यार्थी आप इस प्रकार करते रहना। आगे प्रश्न पूछा गया था इनमें से शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। इनमें से संधि का उदाहरण नहीं है, यह पूछा गया। संधि का उदाहरण नहीं है, नहीं है, संधि का उदाहरण नहीं है। चार ऑप्शन देंगे उसमें से पूछा गया है। तो एक तो है संसार, एक है ए नंबर, दो नंबर बी में है अत्यंत, 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 और सी पूछा गया है सदाचार, सदाचार, और डी पूछा गया है, डी के अंदर है सामाजिक। तो इसमें पूछा गया कि संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसकी बात करें तो ये है सम प्लस सार। तो ये तो संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये सत प्लस आचार, ये भी संधि का उदाहरण है। और ये यण संधि का है अति प्लस अंत, ये भी यण संधि का, ये स्वर संधि का उदाहरण है। ये बाकी किसके उदाहरण है? व्यंजन संधि के उदाहरण है। लेकिन सामाजिक है, ये समाज प्लस एक प्रत्यय लगने से बना है, इसमें संधि नहीं है। इसमें क्या है, केवल प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये शब्द है, संधि से शब्द बना हुआ नहीं है, इसमें केवल एक प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे भी प्रश्न पूछे गए थे जो हम अब चर्चा में ले रहे हैं, और ये इससे हमें पेपर करने में बड़ी फायदा होगा और तैयारी करने में भी हमारा जो दृष्टिकोण है वो भी बड़ा सटीक हो जाएगा। आगे प्रश्न पूछा गया इसमें से विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? विशेषण का प्रयोग नहीं है, विशेषण का प्रयोग नहीं है, वो शब्द बताना है।
चार शब्द दे रखे हैं। ए नंबर दिया है लाखों लोगों, लाखों लोगों के, ए नंबर विशेषण, ए नंबर ऑप्शन। और बी नंबर ऑप्शन पूछा है आर्थिक विषमता, आर्थिक विषमता। और सी नंबर है अहिंसा की भावना, अहिंसा की भावना। और डी नंबर पूछा गया है एक प्रेरणा, एक प्रेरणा। अब हमें बताना है इसके अंदर, तो लोगों की विशेषता क्या है, लाखों, ये संख्या आ गया तो ये है विशेषण। ठीक है। आर्थिक विषमता की विशेषता है आर्थिक विषमता। बहुत प्रकार की होती है, जिनमें एक आर्थिक विषमता भी होती है, सामाजिक विषमता भी होती है। तो जो आर्थिक लगा ये क्या विशेषण है, तो ये क्या है, ये भी विशेषण है। फिर आ गया एक प्रेरणा, कई प्रकार की होती है, कई प्रकार से प्रेरणा मिलती है, लेकिन एक लग गया तो ये एक विशेषण है। लेकिन यहां पर देखिए अहिंसा की भावना, अहिंसा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अहिंसा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, यहां पर विशेषण नहीं है, ये क्या भाववाचक संज्ञा है, तो इसका आंसर क्या सही होगा, अहिंसा होगा। इसी प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, तो इसको भी प्यारे विद्यार्थियों आप ध्यान दे लेना प्रश्न पे। आगे भी प्रश्न आए हैं जिस पे हम चर्चा करते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया है पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है। पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है, पाखंडी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा, मुहावरा है। पाखंडी व्यक्ति के लिए कौन सा उपयुक्त मुहावरा प्रयोग होगा, तो इसके लिए हम और ऑप्शन न देकर सीधे कर लेंगे बगुला भगत। बगुला भक्त, जो बगुले की तरह सफेद व्यवहार करता है लेकिन अंदर से खोट रखता है, उसको बोलते हैं पाखंडी व्यक्ति। तो इस प्रकार से मुहावरा भी पूछा गया है और मुहावरे भी पूछ जाने की पूरी संभावना है, और इस प्रकार का लेवल लेकर आएंगे। आगे है जमाता में करामात का अर्थ है। जमात में करामात का अर्थ है क्या है, जमात में करामात का अर्थ है। तो ये पूछा जाता है, जमात का मतलब होता है जत्था, और जत्था का मतलब होता है समूह है। मतलब एक दल होता है, समूह होता है, मतलब इसका जमात, जत्था, एकता, संगठन से शब्द बनता है, तो इसका अर्थ होगा संगठन में शक्ति होती है, संगठन में शक्ति, इसका अर्थ ये बनेगा, होती है। दो तो माटी का ही भरा हुआ है, उसमें भी संगठन में शक्ति मानी जाती है। आगे प्रश्न आया भाषा में बिंब के प्रकार हैं। ये बिंब शायद नहीं आएंगे आपके। आगे प्रश्न पूछा गया भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या। भाषा जो हम सीखते हैं उसका क्रम, भाषा सीखने का क्रम, तो एक तो लिखो सुबोपल्ली, ये लिख लेना सुबोपल्ली। दोबारा साफ साफ लिख देता हूं, सुबोपल्ली। अब सु का हो गया सुनना,
का हो गया बोलना, प का हो गया पढ़ना, और पल्ली पल्ली ली का हो गया लिखना। तो भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम ये होता है, पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। कुछ प्रश्न रह गए हैं, कितना मिनट हो गए, 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं। भाषा सीखने का शिक्षण दक्षता नहीं, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। तो रचना शिक्षण के 2 रूप होते हैं, एक तो होता है मौखिक और एक होता है लिखित। रचना शिक्षण के कितने रूप होते हैं? रचना के 2 रूप होते हैं, मौखिक और दूसरा होता है लिखित। इतनी बात याद रखना। और एक है सहस्वर वाचन। शिक्षक पहले आदर्श वाचन करेगा और उस आदर्श वाचन के बाद में अनुकरण सहस्वर वाचन विद्यार्थी करेंगे। तो पहले आदर्श वाचन होगा, वो आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन दोनों ही क्या सहस्वर वाचन के भेद होते हैं। मौन वाचन कब से शुरू करना चाहिए? मौन वाचन तीसरी क्लास से शुरू करना चाहिए और छठी क्लास तक आते आते परिपक्वता आ जाती है। तो ये पूछा जाए ना, मौन वाचन किस क्लास से शुरू किया जाना चाहिए? तो तीसरी क्लास से, ये भी प्रश्न आया हुआ है। और बाकी लिंगुआ फोन है, भाषा शुद्धि के लिए होता है। बाकी प्रश्न और पेपर लेकर आएंगे और हम जो भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं वो करवाएंगे और समझाते भी रहेंगे, ताकि वो प्रश्न सही क्यों है, उसके आंसर क्यों सही है, कौन सा आंसर है और उस प्रश्न को पूछने के पीछे रीजन क्या है, ये सारी चीजें हम कंसल्ट करते हुए, विश्लेषण करते हुए क्लासें लगाते रहेंगे। और आप धैर्य से क्लासें लगाते रहें। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। इसी के साथ जगदीश प्रसाद को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।